हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो क्या सोचा था सूर्यवंशी सर नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जैसा आप सभी को पता है, अपन पढ़ रहे हैं मिशन 100 बैच, और उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कंप्लीट 13 चैप्टर, वो भी 13 वीडियोज के अंदर। और उससे भी बड़ी बात, ये सारा मिल रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा बेटा, आपको उंगली पकड़ के एग्जाम तक लेकर के जाएंगे और 100 में से 100 मार्क्स दिलाएंगे। क्योंकि सूर्यवंशी सर आपको दे रहे हैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स, मॉडल पेपर और कंप्लीट इंपोर्टेंट टेस्ट क्वेश्चन पेपर। तो बेटा ये सारा मिल रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको मिलेगा ये सारा मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक बात बता दो बेटा, जो नए हैं ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, आप वो वीडियो जाके जरूर देखें। और ये जो सेकंड चैप्टर है अम्ल, सारक एवं लवण, इसके कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम के अंदर 100 में से 100 नंबर लेके आइए। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। उससे पहले एनर्जी लेवल चेक हो जाए। अरे एनर्जी कितनी है, तो चलिए आपको एक टास्क देता हूं। मोबाइल के अंदर देखिए आपके मोबाइल की बैटरी कितनी है, जितनी % आपकी बैटरी है उतना कमेंट कर दीजिए, वही आज का आपका एनर्जी लेवल है। और अगर एनर्जी लेवल बढ़ाना है तो मोबाइल की बैटरी भी फुल रखिए और कंप्लीट वीडियो देखना है। और चलिए एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जल्दी से कमेंट कर दीजिए मिशन 100। अगर मिशन 100 कमेंट नहीं किया ना फिर देख लेना आप। क्यों? क्योंकि बेटा इतनी तो एनर्जी रखनी पड़ेगी ना बॉडी के अंदर। मिशन 100 जल्दी से कमेंट कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, अम्ल, सारक एवं लवण। अरे बाबू, अम्ल क्या होता है? अम्ल, चलिए बात करते हैं। तो बेटा अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे। कैसे होते हैं? अरे स्वाद में जो खट्टे वो अम्ल। तो गुरुजी इमली अम्ल है? हाँ है। केरी अम्ल है? हाँ है। क्या दही भी अम्ल है? बिल्कुल है। तो जो भी चीज स्वाद में क्या हो, खट्टी हो, क्या हो, खट्टी, जो भी स्वाद में खट्टी होगी बाबू हो क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है। दूसरी बात, अम्ल क्या कर देते हैं बेटा, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। गुरुजी ये लिटमस क्या है? बेटा लिटमस क्या होता है? लिटमस बेटा एक सूचक है। सर ये सूचक क्या भला है? बेटा अभी फिलहाल आप ये समझिए कि जो लिटमस है वो एक पत्र है। पत्र मतलब जैसे आपकी कॉपी का पन्ना नहीं होता, वैसा ही एक पत्र है, पन्ना है। और ये बनता है बेटा, जैसे आपका कॉपी का पन्ना कैसे बनता है, पेड़ से बनता है ना, ऐसे ही लिटमस का भी एक पेड़ आता है जिसको लीचेन बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? लीचेन। लीचेन नामक पौधे से ये बनता है। ठीक है। तो लिटमस क्या है? लिटमस एक आपकी कॉपी का जैसे पन्ना होता है ना, वैसा ही एक पेपर आता है बेटा। क्या आता है? पेपर आता है। ये जो पेपर है, अब देखिए, अगर ये पेपर समझना ध्यान से, ये पेपर है बेटा नीले कलर का। किस कलर का है? ये पेपर है नीले कलर का। अब जैसे ही इस पर अम्ल डाला जाएगा, क्या डाला जाएगा? अम्ल डाला जाएगा। तो बेटा ये जहाँ अम्ल डलेगा ना, वहाँ पर ये पेपर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो अम्ल क्या करते हैं मेरे बेटे? अम्ल करते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल। क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। और सूर्यवंशी सर से पढ़ रहे हो, ट्रिक नहीं दे, ऐसा हो नहीं सकता। कैसे याद रखोगे? अरे 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 देखो, अम्ल क्या आ रहा है? ल आ रहा है, ल से लाल। तो अम्ल करेंगे बेटा, लाल करेंगे। क्या करेंगे? किसको करेंगे लाल? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे। और खट्टा तो आपको पता ही है, जो भी चीज खट्टी है वो क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। आई बात समझ में? नंबर 1 समझ में आ गया। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। चलिए आगे बढ़े। देखिए ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। अब समझो, जैसे मान लीजिए ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आप जैसे ही अम्ल को मिलाओगे, पानी है इसके अंदर, जैसे इसमें अम्ल डालोगे
तो ये कौन सा आयन देंगे बेटा, H प्लस आयन। कौन सा आयन देंगे, H प्लस आयन देंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखो जो अम्ल होते हैं बेटा उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और एसिड की अपन बात करें तो जो एसिड शब्द है बेटा ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। और इसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है, खट्टा। इसका मतलब अम्ल का मतलब होता है खट्टा। तो जो स्वाद में खट्टे हैं वो अम्ल है। जो नीले लिटमस को क्या कर दे, लाल कर दे, वो अम्ल है। जो पानी में घुल के H प्लस आयन दे वो क्या है, अम्ल है। इतना सिंपल है बाबू, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब समझो आगे देखो बाबू, देखो अम्ल। अब देखो बेटा अम्ल, यहां पर अपन सबसे पहले बात करें प्रबल अम्ल के उदाहरण। किसके उदाहरण, प्रबल अम्ल के उदाहरण। तो देखो 3 प्रबल अम्ल के उदाहरण अपन याद करेंगे। नंबर 1 HCl, नंबर 2 H2SO4 और नंबर 3 HNO3। ये है बाबू अम्ल के उदाहरण, अम्ल के रासायनिक सूत्र। और कौन से अम्ल के बेटा, प्रबल अम्ल के। किसके, प्रबल अम्ल के। देखो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल मतलब जो जल में घुल के ज़्यादा H प्लस आयन दे। देखो समझो, एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक लड़का है 80 किलो का और एक लड़का है 10 किलो का। अब कौन ज़्यादा वजन उठा सकता है, 80 किलो वाला। ऐसे समझो अम्ल है तो अम्ल की प्रबलता निर्भर करती है उसके H प्लस आयन पे। किस पे निर्भर करती है, H प्लस आयन पे। तो जो अम्ल प्रबल है इसका मतलब वो ज़्यादा H प्लस आयन देंगे। किसमें, पानी में घुल के। क्लियर है, क्लियर है बाबू। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल। किसकी बात करते हैं, दुर्बल अम्ल। बताया ना, एक प्रबल है दूसरा दुर्बल है। जो पानी में घुल के H प्लस आयन क्या दे, कम दे। क्या दे, कम H प्लस आयन दे, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो बेटा यहाँ पर है CH3COOH। इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसको एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। और एक होता है बेटा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल याद रखना किसके अंदर होता है बेटा, दही के अंदर। किसके अंदर होता है, दही के अंदर। और ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल होता है बेटा किसके अंदर होता है, टमाटर के अंदर। किसके अंदर होता है, टमाटर के अंदर। तो ये सभी अम्ल हैं बेटा दुर्बल अम्ल। और याद रखना जो दुर्बल अम्ल है उन्हें हम खाने में काम ले सकते हैं, मतलब ये खाने योग्य अम्ल है। और प्रबल अम्ल को अपन खा नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं और अपने लिए हानिकारक होते हैं। आगे बात करें बेटा सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल और तनु अम्ल का मतलब है, समझो देखो जो अम्ल होते हैं ना बेटा उनमें अपन जल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, जल। अब समझो जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये 1000 किलोग्राम या मान लीजिए 1000 ग्राम मेरे पास क्या है, अम्ल है। अब उसमें से मान लीजिए 700 ग्राम तो उसमें एसिड है और अम्ल है और 300 ग्राम उसमें क्या है, पानी है। इसका मतलब टोटल मेरे पास कितना विलियन है, टोटल है मेरे पास 1000 ग्राम, उसमें से 700 ग्राम अम्ल है और 300 ग्राम क्या है, पानी। इसका उल्टा कर लेता हूँ, 300 ग्राम मेरे पास अम्ल हो और 700 ग्राम क्या हो, पानी हो। तो बेटा ये प्रबल अम्ल होगा और ये क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। दूसरी बात ये होगा तनु अम्ल, कौन सा होगा, ये सांद्र अम्ल। कौन सा होगा, सांद्र अम्ल। जब पानी की मात्रा कम हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो तो उसे बोलते हैं सांद्र अम्ल। इसका अपोजिट, जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो, अम्ल की मात्रा कम हो तो उसे बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। क्लियर है। तो बेटा ये हो गया अपने पास अम्ल का बेसिक परिचय, एक नॉर्मल जानकारी। अब बात करते हैं अपन सारक। किसकी बात करेंगे, सारक, बेस। देखो बेटा ये होते हैं स्वाद में कड़वे। कैसे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अब देखो वो नीले लिटमस को लाल कर रहा था, ये लाल लिटमस को क्या करेंगे, नीला करेंगे। कैसा करेंगे, लाल लिटमस को नीला करेंगे। दूसरा, जल में घुल के बेटा कौन सा आयन देते हैं, वो OH माइनस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। प्रबल सारक के एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH, KOH और CaOH2। दुर्बल सारक की बात करें तो NH4OH। और बात करें बेटा सार क्या होते हैं, ऐसे सारक जो जल में घुल जाए, ऐसे सारक जो जल में घुल जाए उन्हें क्या बोलते हैं, सार बोलते हैं। देखो समझना, एक तो होते हैं सारक। अब सारक में से भी ऐसे सारक जो जल में घुल जाए उन्हें क्या कहेंगे, सार। फिर समझा रहा हूँ बाबू, समझ ध्यान से समझ। देख ये तो है सारक, क्या है ये,
सारक। अब सारक तो बहुत सारे हैं, अब इनमें से कुछ जल में क्या होते हैं, अरे बाबू जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। क्या होते हैं, विलय होंगे। जो विलय हो जाएंगे उन्हें बोलेंगे सार। क्या बोलेंगे, उन्हें सार बोलेंगे। क्लियर है? तो ऐसे सारक जो जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील सारक को क्या कहते हैं, सार कहते हैं। ये 3 इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है। लवण, किसकी बात करते हैं बाबू, लवण की बात करते हैं। देखो लवण अम्ल व सारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, देखो ये है अम्ल, ये है सार, दोनों की क्या करवा दी, अभिक्रिया। तो अब जो बनेगा वो क्या होगा, अम्ल। क्या होगा, अम्ल। ठीक है, सॉरी लवण, क्या होगा, लवण। देखो अम्ल और सार दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, लवण बनाएंगे। चलिए बात करते हैं सूचक। क्या है, सूचक। देखो अब बात करते हैं अपन सूचक की। सूचक क्या है, देखो नॉर्मली सूचना देने वाले को क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। डाकिया आता है आपके घर पे, वो सूचक होता है क्योंकि वो सूचना लेके आता है। अरे इंडिकेटर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। तो जैसे मोटरसाइकिल देखिए आपने, मोटरसाइकिल में क्या होता है, इंडिकेटर होते हैं। तो इंडिकेटर क्या करते हैं, सूचना देते हैं। अगर मान लीजिए इधर का इंडिकेटर जला, इसका मतलब इधर मुड़ेगा, इधर का जला मतलब इधर मुड़ेगा। लेकिन लड़कियों को विश्वास मत करना भाई, वो लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट में मुड़ जाती है। तो ये बात याद रहे। तो सूचक क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, सूचना देने वाले। अब यहाँ पर चैप्टर क्या चल रहा है, अम्ल सार और लवण। अध्याय अपन क्या पढ़ रहे हैं, अम्ल सार और लवण। तो सूचना किसके बारे में देंगे बाबू, अम्ल और सार और लवण के बारे में सूचना देंगे। तो ऐसे पदार्थ समझना, सूचक क्या होते हैं बेटा, ऐसे पदार्थ जो किसकी सूचना दे, अम्ल और सारक की सूचना दे, उसे क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। कैसे देते हैं बेटा, ये रंग और गंध के माध्यम से। किसके माध्यम से देते हैं, रंग और गंध के माध्यम से। कौन, सूचक। अब देखना सूचक जो है बेटा कितने प्रकार के हैं, चलिए आते हैं सूचक कितने प्रकार के हैं। सूचक है बेटा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित भी बोलते हैं, और गंधीय सूचक। तो सूचक की अपन बात करें तो बेटा देखो प्राकृतिक सूचक कहाँ पाएंगे, पौधों में। कहाँ पाए जाएंगे, पौधों में। तो ये हमें पौधों से मिलते हैं। जैसे कि लिटमस, मैंने बताया था, ये लिटमस क्या है, लीचेन पौधे का ही क्या है, होता है, पत्र होता है, पेपर होता है। लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे का फूल, हल्दी। तो ये सभी बेटा क्या है, प्राकृतिक सूचक है। ये सूचना देते हैं अम्ल और किसकी, सार की। कैसे देते हैं वो भी समझाऊंगा। देखो कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक क्या होते हैं भाई, ये भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, पर ये क्या होते हैं, संश्लेषित, मतलब लेबोरेटरी के अंदर तैयार करे जाते हैं। प्रयोगशाला में साइंटिस्ट बनाते हैं, ये केमिकल है। ये प्रकृति में नहीं मिलेंगे आपको, डायरेक्ट ढूंढने जाओगे मेथिल ऑरेंज कहीं मिल जाए, नहीं मिलेगा, बनाना पड़ेगा आपको। कहाँ पे, प्रयोगशाला के अंदर। ठीक है। फिनोप्थेलिन, ये भी क्या है, एक संश्लेषित सूचक है। कुछ होते हैं गंधीय सूचक, नाम ही समझो बेटा, नाम ही क्या है, गंधीय। गंध मतलब जिसके माध्यम से अपन सूंघ के बता सके, गंध के माध्यम से बता सके कि अम्ल है या सार है, तो उन्हें क्या कहेंगे, गंधीय सूचक। क्या कहेंगे, गंधीय सूचक। ठीक है, याद रहे। तो समझो ऐसे पदार्थ जो गंध, अम्लीय या सारक माध्यम में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। प्याज और लौंग का तेल, प्याज और लौंग का तेल बेटा किसके उदाहरण है, गंधीय सूचक के। किसके उदाहरण है, समझ में आ रहा है ना बाबू। अरे एनर्जी तो कम नहीं हुई ना, अरे अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है यार, ऐसे क्या करता है यार। चल जल्दी से कमेंट कर, क्या कमेंट करेगा, एस सर 100% एनर्जी, 100% एनर्जी। जल्दी से कमेंट करो, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, 100% एनर्जी रहनी चाहिए लास्ट तक, लास्ट तक बाबू, लास्ट तक। याद रहेगा, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए भैया। देखो 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 देखो, अब समझते हैं कि सूचक किस प्रकार से सूचना देते हैं। सूचक किस प्रकार से सूचना देते हैं, देखो प्राकृतिक सूचक है, कृत्रिम सूचक है, गंधीय सूचक है। प्राकृतिक सूचक की बात करें बेटा, लिटमस आ गया, लाल पत्ता गोभी का रस आ गया, हल्दी आ गई, और हाइड्रेंजिया के क्या आ गए, फूल आ गए। कृत्रिम के अंदर फिनोप्थेलिन आ गया, मेथिल ऑरेंज आ गया, और प्याज का रस, वनीला और लौंग का तेल। ये सभी किस प्रकार से सूचना देंगे, समझना। जैसे देखो, जैसे ही अम्ल लिटमस पेपर पर डाला जाएगा,
क्या डाला जाएगा? लिटमस पेपर पे क्या डाला जाएगा? अम्ल डाला जाएगा। तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? लाल। कैसा हो जाएगा? लाल। और जैसे सार डाला जाएगा तो कैसा हो जाएगा? नीला। बताया था मैंने आपको, अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? लाल करते हैं। और सार क्या करते हैं? नीले को लाल को नीला करते हैं। ठीक है। पत्ता गोभी में डाला जाएगा तो पत्ता गोभी का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और जब इसमें सार डाला जाएगा तो कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। ठीक है। हल्दी में जब अम्ल डाला जाएगा बेटा कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। हल्दी पीली होती है ना, पीली की पीली रहेगी। लेकिन जैसे ही सार डाला जाएगा कैसे हो जाएगी? लाल। कैसे हो जाएगी? लाल हो जाएगी। और बेटा जैसे हाइड्रेजिया का रस होता है ना, इसमें जैसे आप अम्ल मिलाओगे तो नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला। और जैसे आप सार मिलाओगे कैसा होगा? गुलाबी। कैसा होगा? गुलाबी। ठीक है। तो ये परिवर्तन है। अब समझना, फिनोप्थेलिन के में जैसे अम्ल मिलाओगे तो ये रंगहीन रहेगा। कैसा रहेगा? रंगहीन। और एक बात और बताऊं, फिनोप्थेलिन जो होता है बेटा वो रंगहीन ही होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। जब अम्ल मिलाओगे तब भी रंगहीन ही रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। लेकिन जैसे आप सार मिलाओगे तो ये कैसा हो जाएगा? गुलाबी। कैसा हो जाएगा बेटा? गुलाबी हो जाएगा। गुलाबी आंखें ये जो तेरी देखी, ऐसे समझो आप। क्या समझो? फिनोप्थेलिन में जैसे ही सार मिलाओगे कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। देखो अब आता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज बेसिक सी बात है, जब नाम ही मेथिल ऑरेंज है तो इसका रंग कैसा होगा? ऑरेंज ही होगा, ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ही अम्ल मिलाओगे तो लाल हो जाता है भाई। कैसा हो जाता है? लाल। और जैसे ही सार मिलाओगे कैसा हो जाता है? पीला। कैसा? पीला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। गंधीय सूचक। कौन सा सूचक? गंधीय सूचक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, गंध से बताएंगे। तो प्याज का जो रस होता है ना बेटा, प्याज का रस, उसकी गंध आती है। अगर अम्ल डालोगे तो तीक्ष्ण गंध आएगी। कैसे आएगी? तीक्ष्ण आएगी। लेकिन जैसे ही सार डालोगे कोई गंध नहीं आएगी। अरे प्याज में क्या डालो? नींबू का रस डाल लो, उसकी गंध और बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे उसमें खाने का सोडा डालोगे, मीठा सोडा जो पुड़ियों में डालते हैं, पुओं में डालते हैं, वो डालोगे तो उसकी गंध गायब हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही वनीला, जैसे आप उसके अंदर सार अम्ल डालोगे तो उसकी गंध जैसी भी आती है वैसी रहेगी। लेकिन जैसे सार डालोगे बेटा क्या हो जाएगी? इसकी गंध गायब हो जाएगी। लौंग का तेल, जैसे अम्ल डालोगे उसकी गंध वैसे की वैसी रहेगी। सार डालते क्या हो जाएगी? उसकी गंध क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। और इससे आपको पता लग जाएगा कि अम्ल है या सार है। अब समझना देखना, ये आपके पास बीकर ए है और ये आपके पास बीकर बी है। इसमें एक विलियन है और इसमें भी एक विलियन है। मुझे पता नहीं है कि ये विलियन अम्ल है या सार है। तो आपको मैंने क्या दे दिया? लिटमस पेपर दे दिया। क्या दे दिया? लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर लाल है। कैसा है? लाल। देखना ध्यान से। अब चेक कैसे करोगे भाई इसमें अम्ल है या इसमें अम्ल है? तो पहले आपने इसकी कुछ बूंदे इस पे डाली, अगर ये लाल ही रहा तो ये अम्ल है, और अगर ये पत्र नीला हो गया तो ये क्या है? क्षार है। ऐसे ही इसकी जब डालोगे ये लाल ही रहा तो ये अम्ल है, और नीला हो गया तो क्या है? क्षार है। इस तरीके से लिटमस पेपर हो या बाकी कोई भी सूचक हो, अम्ल और क्षार को पहचानने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, अब ये हो गया बेटा इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट। क्या कंप्लीट हुआ? सूचक पढ़ लिए, अम्ल, क्षार और लवण की बेसिक नॉलेज अपन ने ले ली। और अब शुरू होता है इस चैप्टर का मेन पार्ट। क्या शुरू होता है बाबू? मेन पार्ट। तो मेन पार्ट की अपन बात करें तो है बेटा अम्ल क्षारों के रासायनिक गुण। क्या है? अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण। देखो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? धातु की अभिक्रिया करवाएंगे। किसके साथ? अम्ल के साथ भी करवाएंगे और क्षारक के साथ भी करवाएंगे। तो सबसे पहले जब अम्ल की धातु से अभिक्रिया होती है तो बेटा क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। इधर जब क्षारक के साथ करवाते हैं तब भी क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनती है। उदाहरण लेते हैं, अम्ल का उदाहरण ले लेते हैं HCl, धातु का उदाहरण हो गया जिंक। दोनों की अभिक्रिया कब करवाई? क्या बना? जिंक क्लोराइड। और जिंक क्लोराइड क्या है बाबू? एक लवण है। क्या है? लवण है। और साथ में क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस। क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। इधर देखो, इधर भी बेटा ये क्या बना? लवण। हालांकि ये सोडियम जिंकेट है, इसका नाम क्या है बेटा? सोडियम जिंकेट है। और साथ में क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो दोनों ही कंडीशन में
क्या याद रखोगे बाबू? याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि जो धातु होती है वो चाहे अम्ल से अभिक्रिया करे चाहे क्षारक से करे, अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? लवण और क्या बनाएगी? हाइड्रोजन गैस बनाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई हाइड्रोजन गैस ही बनती है क्यों? कैसे पता लगा? बाबू एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आप कैसे कह सकते हो कि जब धातु से अम्ल या क्षार अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं? इसको प्रयोग करके समझाइए, इसको आप टेस्ट करके समझाइए। टेस्ट मतलब कि भाई चेक करो वो गैस हाइड्रोजन गैस ही थी। तो इसके लिए बेटा आप क्या कर सकते हो? पोप टेस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पोप टेस्ट। पोप टेस्ट क्या होता है गुरुजी? अरे पोप टेस्ट कुछ भी नहीं है, धातु और अम्ल की अभिक्रिया करवाओ, जो गैस बनेगी उसको इकट्ठा कर लो और उस गैस को जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाके छोड़ दो। अगर मोमबत्ती के माध्यम से वो गैस जल के पोप पट 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 की आवाज कर रही है तो समझ जाओ वो गैस हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? तो पोप टेस्ट क्या है बेटा? हाइड्रोजन गैस से निहित प्रकनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है और इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो अगर वो गैस पट पट की आवाज करे तो बेटा समझ जाएंगे कि वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है भाई? हाइड्रोजन गैस है। तो ये हो गया बेटा अम्ल, क्षार और लवण का पहला गुण, रासायनिक गुण, धातु के साथ अभिक्रिया। दूसरा अब अपन पढ़ेंगे अम्ल या क्षारक की किसके साथ अभिक्रिया? धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट। बाई को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल से करवाएंगे और क्षारक से करवाएंगे। तो अम्ल से जब अभिक्रिया करवाते हैं बेटा तब क्या बनता है? लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में जल बनता है। जबकि क्षारक से कोई अभिक्रिया नहीं होती। जैसे उदाहरण देखते हैं, ये अम्ल है, ये धातु कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है, तो NaCl लवण बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और क्या बना? H2O बना। और जब हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाई, इधर जब हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाई तब भी क्या बना? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो ये याद रहे, जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बनाता है? जल बनाता है। ठीक है, अब जैसे करते हैं अपन चूने के पानी का क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। चूने का पानी ले लेते हैं बेटा, देखो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे यहाँ पर क्या है? ये CO2 निकली ना बेटा, इस CO2 का उपयोग क्या कर सकते हैं अपन? उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित कर देते हैं। जैसे देखो ये है चूने का पानी, बुझे हुए चूने का सूत्र है ये, और ये लिए अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दोनों की क्या करवा दी? अभिक्रिया करवा दी। अभिक्रिया करवाते क्या बना? CaCO3। क्या बना? CaCO3। और इसे अपन क्या बोलते हैं? संगमरमर, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं मार्बल। क्या बोलते हैं? मार्बल। और साथ में क्या बनता है? H2। तो ये जो सफ़ेद अवक्षेप बनता है बेटा इसे मार्बल या संगमरमर बोलते हैं। और ये कब बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसमें प्रवाहित किया जाता है? चूने के पानी में। तो पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है बेटा। कैसा हो जाता है? दूधिया। अगर अधिक मात्रा में प्रभावित, देखो समझना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बाबू, इंपॉर्टेंट है, देखना। अगर चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करे? प्रवाहित करे, हो तो है ही सही, लेकिन ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित कर दे तो, अधिक मात्रा में प्रवाहित कर दे तो क्या होता है बाबू? ये जो CaCO3 बन रहा था ना, संगमरमर बन रहा था ना, इसकी जगह फिर बनता है आपके क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। जल में क्या होता है? और ये घुलनशील होता है। कैसा होता है बेटा? घुलनशील। याद रखना। अब आता है बेटा अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अरे आपस में अभिक्रिया करवा दे तो, अम्ल और क्षारक की क्या करवा दे? आपस में अभिक्रिया करवा दे तो क्या बनेगा बेटा? अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको। ठीक है, और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो याद रहे, जो अम्ल और क्षार है वो क्या देते हैं? लवण और जल देते हैं, और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि NaOH, HCl दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? NaCl बना रहे हैं, और साथ में क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलेगा तो बेटा अम्ल कैसा होगा? लवण हो। देखो समझना, प्रबल और प्रबल। अगर प्रबल अम्ल है और प्रबली क्षार है तो दोनों एक जैसे है ना,
तो उदासीन बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। दोनों दुर्बल है तब भी क्या बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। लेकिन एक प्रबल है और एक दुर्लभ है या दुर्बल है, तो जो प्रबल है वैसा ही बनेगा। अब जैसे समझो यहाँ पे प्रबल अम्ल है लेकिन दुर्बल क्षार है, तो लवण कैसा बना, अम्लीय, क्योंकि प्रबल तो अम्ल है। अगर दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो लवण कैसा बनेगा, क्षारीय। दोनों प्रबल और दोनों क्या हो, दोनों प्रबल और दोनों ही क्या हो, दुर्बल हो, तो फिर क्या होगा, उदासीन लवण बनेगा। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, ठीक है। तो पहला अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा, धातु के साथ अभिक्रिया, दूसरा पढ़ा धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, और तीसरा पढ़ा अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया, और चौथा अपन पढ़ रहे हैं बेटा अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अब एक छोटी सी बात मेरी याद रखना, क्या याद रखोगे, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, कौन से ऑक्साइड बेटा, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड का उदाहरण लिख दूं मैं, ZnO, ठीक है। तो धातु और ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड ये होते हैं बेटा क्षारीय प्रकृति के। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के, मतलब ये क्षार होते हैं। और बात करें अधातु ऑक्साइड जैसे कि SO2, NO2, ये होते हैं बेटा अम्लीय प्रकृति के। कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। देखो धात्विक ऑक्साइड और अम्ल क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो देखो अम्ल के साथ ये लवण और जल बना रहे, इसका मतलब ये क्षार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्षार। तो याद रहे कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो ये जो है ना, ये क्या है, नीला रंग का होता है, कौन, कॉपर क्लोराइड। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, लवण और जल देते हैं। और उदाहरण की बात करें तो CuO प्लस MgO। आगे बात करते हैं अधात्विक ऑक्साइड। तो याद रहे बेटा अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये भी अभिक्रिया करके क्या देंगे, लवण और जल देंगे। एनर्जी 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 डाउन नहीं जानी चाहिए बेटा। मिशन 100/100 है ना, एनर्जी कैसे खत्म हो सकती है यार। जब तक कंप्लीट चैप्टर नहीं हो जाए तब तक वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है। एक दिन में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, एक दिन में एक चैप्टर, यहाँ नहीं, यहाँ तो 1 या 1.5 घंटे में एक चैप्टर। अब आप 1-1.5 घंटा भी एक चैप्टर को नहीं दे सकते तो बेटा भगवान भी आपका भला नहीं कर सकता। सूर्यवंशी सर तो अपनी 100% मेहनत दे रहे हैं आपके लिए। अब इस मेहनत को काम में लेना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए एनर्जी लेवल डाउन नहीं जानी चाहिए। अगर एनर्जी लेवल डाउन जा रहे हैं जल्दी से कमेंट करो 100% एनर्जी, जल्दी से कर दीजिए 100% एनर्जी। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, चलिए ज़्यादा नहीं बेटा, अपन 60% इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। कितना कर चुके हैं, 60%, ओनली 40% और बचा है। इसलिए एनर्जी लेवल आपको बनाए रखने हैं, ठीक है। जलीय विलयन में अम्ल, तो बेटा जब अम्ल और क्षार को जलीय विलयन में डाला जाता है तो वो आयन देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में समझाया आपको, अम्ल देते हैं H+ आयन और क्षार देते हैं OH- आयन। देखो जब जल की उपस्थिति में अम्ल क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। जब H+ आयन या H3O आयन, H3O को बेटा हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, के रूप में पाए जाते हैं। देखो H+ H2O आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, H3O बना लेते हैं, इसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। HCl और H2, H3O+ Cl, ठीक है। ऐसे जल की उपस्थिति में क्षारक क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। जैसे ये क्षारक है NaOH, जब पानी में मिलाओगे तो Na+ और OH में टूट गया, ठीक है। तो ये याद रहे, जल की उपस्थिति में या जलीय विलयन में या अम्ल को जल में मिलाने पर अम्ल देते हैं H+ या H3O+ और क्षार देते हैं OH-। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। पहले भी समझा चुका हूँ, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। देखो समझना, सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्यों बताया, जो जल में घुलेंगे वही तो क्षार रहेंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। जल के साथ ये रहा, जल के साथ अम्ल और क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी है। प्रश्न आपके आएगा, अम्ल में जल मिलाए या जल में अम्ल मिलाए, हाँ, अम्ल में जल मिलाए या जल में अम्ल मिलाए, बहुत अंतर है बेटा, बहुत अंतर है। देखो
अगर मान लीजिए ये अम्ल है और इसमें आप जल मिलाओगे तो इतना सारा अम्ल, थोड़ा सा जल मिलाओगे, खतरनाक उसमें से भी अभिक्रिया होगी और ये बीकर फूट जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकर ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन जल के अंदर आप अम्ल मिलाओगे और इसको हिलाते रहोगे तो ये ठीक है। इस तरीके से अपन को सावधानी रखते हुए सॉल्यूशन या विलयन बनाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। मतलब अचानक से बेटा उसमें से ब्लास्ट हो गया ना तो सारा अम्ल आपके चेहरे पे आ जाएगा और बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये सावधानी आपको रखनी है। तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी क्या हो सकता है? टूट सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, जल को अम्ल में डालने से क्या होता है? मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है या स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र क्या हो सकता है? टूट सकता है। चले, तो जो अभी अपन ने पढ़ा ना अभिक्रिया है उसको क्या कर लेते हैं बेटा? समरी देख लेते हैं उसकी। क्या समरी है? देखो, अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे किससे? अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे धातु से, तो क्या बनेगा? अम्ल प्लस धातु लवण, और क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। साथ में अगर करवाएंगे धातु बाइकार्बोनेट के साथ तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। सारक के साथ करवाएंगे तो लवण और जल बनेगा, और धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तब भी लवण और जल बनेगा। धातु कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तब भी लवण और CO2 और जल बनेगा। ठीक है, ऐसे बेटा सारक की करवाएंगे तो सारक की जब अभिक्रिया अपन करवाएंगे किसके साथ? धातु के साथ, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। धातु हाइड बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। अम्ल के साथ लवण और जल बनाएगा, धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, और लवण और जल बनाएगा अगर धातु का ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाए। ठीक है, तो ऊपर जो पढ़ा था उसी को रिवाइज करवाया है। आगे देखिए, अम्ल और क्षारकों में समानता। क्या क्या समानता है इनके अंदर? तो समानता की अगर अपन बात करें बेटा तो सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है, और जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH में प्रति इकाई आयतन में क्या आती है? कमी आती है। समझना इसको ध्यान से। अम्ल और क्षारक दोनों अलग अलग है। अम्ल जल में घुल के कौन सा आयन देता है? H+ आयन, और क्षारक जल में घुल के कौन सा देता है? H3O+ या H+। लेकिन समानता क्या है? समानता ये है कि जैसे जैसे इसमें जल मिलाते जाओगे तो ये क्या होता जाएगा? तनु होता जाएगा। तनु मतलब आयन की जो सांद्रता है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। अब प्रबलता निर्भर करती है बेटा इनकी किस बात पे निर्भर करती है? आयन की सांद्रता के ऊपर। जैसे समझो, कोई भी क्षार या अम्ल उतना ही ज्यादा प्रबल होगा जितने उसके अंदर क्या होंगे? आयनों की संख्या होगी। ठीक है, तो किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक क्या होता है बेटा? ये सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की क्या निकालता है? विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। अनेक सूत्रों का मिश्रण होता है। ठीक है, देखो पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है बेटा? पीएच स्केल किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। देखो, पीएच में जो P है बेटा इसका मतलब होता है पुषांश, और पुषांश जो होता है वो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। तो एक तरीके से पीएच क्या बताता है? अम्ल और क्षारक की क्या बताता है? शक्ति बताता है। ठीक है, पीएच की अपन बात करें तो पीएच अगर 7 है, पीएच होती है बेटा 0 से लेकर के 14 तक। कहाँ तक होती है? 0 से 14 तक, और बीच में होता है 7। अगर किसी विलयन की पीएच 7 है तो वो उदासीन होगा, 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ये पीएच स्केल है। जैसे जैसे बेटा आप इधर बढ़ते जाओगे तो क्या होता जाएगा? क्या होता जाएगा? जैसे जैसे देखो आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रबल होता जाएगा अम्ल, और दुर्बल अम्ल से प्रबल अम्ल बनेगा। और जैसे जैसे आयन की इधर मात्रा बढ़ती जाएगी तो क्षार भी क्या होता जाएगा? प्रबल होता जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे समझने के लिए आप नीचे वाला डायग्राम देखो। ठीक है, ये होती है बेटा पीएच स्केल। इसके अंदर 1 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। तो बीच में 7 पर क्या होगा? उदासीन विलयन होगा। 7 से कम होने पर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी और अम्लता की प्रकृति बढ़ेगी। इधर जाओगे तो H+ आयन की सांद्रता में कमी आएगी और क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच के महत्व।
तो पीएच क्या काम आती है दैनिक जीवन में, क्यों पढ़ रहे हैं अपन पीएच? पीएच बहुत जरूरी है बेटा। कैसे जरूरी है बाबू? पीएच बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ध्यान से देखो, आपके जीवन में पीएच कहाँ काम आती है। देखो, जो पौधे या पशु होते हैं ना बेटा, क्या पौधे और पशु, ये क्या करते हैं, संवेदनशील होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, हमारा जो शरीर होता है वो 7 से 7.8 पीएच प्रास के बीच में कार्य करता है, जबकि वर्षा का जल का मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखो, जो मिट्टी का पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच प्रास की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक होता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। तो बेटा पौधे भी फिक्स पीएच के अंदर ही उगते हैं। अगर पीएच कम ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करके पौधे के अनुकूल बनाना रहता है। समझो, हमारा पाचन तंत्र पीएच पे काम करता है। कैसे करता है? हमारा जो उधर पेट होता है बेटा, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न होता है, जो भोजन को पाचन करने में क्या कराता है, सहायता करता है। अपच की स्थिति में उधर अत्यधिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उधर के अंदर दर्द या जलन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। और एसिडिटी को ठीक करने के लिए अपन एंटासिड क्या क्यों यूज करते हैं बेटा, एंटासिड यूज करते हैं। और एंटासिड जो होते हैं, एक कॉमन एंटासिड जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में याद रखना। क्या है? एंटासिड क्या होते हैं, पेट के अंदर जब अपन के खाना अच्छे से पचता नहीं है तो उसको एसिडिटी बोलते हैं अपन, और एसिडिटी को ठीक करने के लिए एंटासिड यूज करे जाते हैं। एसिड की वजह से प्रॉब्लम हुई है तो एंटी एसिड, एसिड को मारने वाले मतलब सार, बेस यूज किया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका एक अच्छा उदाहरण है जो अपन डेली यूज में कार्य या काम में लेते हैं। अब आता है पीएच परिवर्तन के कारण दंत से। देखो, जब बेटा अपन खाना खाते हैं और रात को बिना ब्रश किए सो जाते हैं तो अपने जो दांत होते हैं उनमें खाना पसा हुआ रह जाता है, और वो खाना सड़ के अपने मुंह की पीएच को घटा देता है। तो मुंह की पीएच कम होने की वजह से अपना मुंह कैसा हो गया, अम्लीय। और ज़्यादा अम्लीय होने की वजह से जो दांत होती है उसके ऊपर की परत होती है इनेमल, वो खराब होने लग जाती है, उनका क्षय होने लग जाता है। इसे क्या बोलते हैं, दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल दंत वल्क कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर इसका क्या हो जाता है, संसारण हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है। तो अगर बेटा आपके मुंह की पीएच बहुत ज़्यादा कम रहती है तो आप क्षारीय दंत मंजन यूज कर सकते हैं। देखो, अगला आता है अपने पास पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। बहुत सारे ऐसे पशु और पौधे हैं बेटा जो अम्ल और क्षार के माध्यम से अपनी आत्मरक्षा करते हैं, जैसे चींटी, जैसे कि मधुमक्खी। तो ये इनके जो डंक होते हैं उनमें अम्ल होता है, और जैसे वो डंक मारते हैं तो वो अम्ल अपनी बॉडी में जाता है और उससे जलन होती है और सूजन आ जाती है। देखो, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडे का उपयोग करने से आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि जिसने डंक में अम्ल छोड़ा, और बेकिंग सोडा कैसा होता है, क्षारीय होता है, दोनों मिलकर लवण बना लेंगे और आराम आ जाएगा। ठीक है। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। नेटल बेटा एक पौधा है, इसमें कांटे होते हैं। अगर ये कांटे आपके चुभ गए तो मेथेनोइक अम्ल छोड़ेंगे, जिसके कारण जलन और दर्द होगा। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डोक पौधे की पत्ती रगड़ने से हो सकता है। देखो, जो नेटल पौधा होता है ना बेटा, उसी के पास एक और पौधा होता है, इसका नाम है डोक पौधा। क्या नाम है? डोक। और इस डोक पौधे की पत्ती अगर आप रगड़ लोगे, क्या कर लोगे, पत्ती रगड़ लोगे, तो आप क्या होगा, आप बच सकते हो। किससे बच सकते हो? जलन और सूजन से। देखो, अब आता है बेटा लवणों का पीएच। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक बता दिया आपको। उदासीन लवण बनाएंगे जिसकी पीएच कितनी होगी, 7 होगी। अगर प्रबल अम्ल है तो अम्लीय लवण बनेगा और पीएच 7 से कम होगी। प्रबल क्षार है तो क्षारकीय लवण बनेगा और पीएच 7 से ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इस चैप्टर की समाप्ति की ओर अपन बढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का 70% भाग अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बेटा 1 शॉट है, और 1 शॉट का मतलब होता है एक बार में खटाक से चैप्टर खत्म। तो 30% भाग और है, मुश्किल से 20 मिनट की वीडियो और होगी और उसमें आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा बाबू
कोशिश करते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, एनर्जी लेवल को मेंटेन करना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। क्लियर है? अगर ज़्यादा ही आलस आ रहे हैं ना तो 2x पे कर लो, स्पीड बढ़ा लो, जल्दी जल्दी देख लो, लेकिन कंप्लीट देखना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। साधारण नमक से रसायन, देखो समझना बेटा, जो साधारण नमक होता है उनसे ये सारी चीज़ें तैयार करी जाती है। क्या क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनके सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक नंबर का सूत्र ही पूछ लेता है वो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विरंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, धोने का सोडा Na2CO3 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2 H2O, ये थोड़ा गलत आ रहा है बेटा, मैं लिख देता हूँ इसको, CaSO4 1/2 H2O, ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से बनाया जाता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के अंदर विद्युत प्रवाहित होती है तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्लोरसार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरसार प्रक्रिया। मतलब एक बीकर लेना है, उसमें नमक का पानी लेना है और इसके अंदर इलेक्ट्रोड डाल के विद्युत प्रवाहित करवा देनी है, तो क्या बन जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। और साथ में कौन सी गैस बनेगी? क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसे क्या कहते हैं? क्लोरसार प्रक्रिया। देखो, कैथोड पे बनेगी हाइड्रोजन गैस और एनोड पर, कैथोड के पास ही NaOH विलयन बनता है। समझो, जो हाइड्रोजन गैस बनी ना बेटा इसके अंदर, वो ईंधन के मार्ग में, ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। जो Cl2 गैस बनी वो जल की स्वच्छता में, PVC बनाने में, CFC बनाने में उपयोग की जाती है। HCl इस्पात की सफाई और औषधि में उपयोग किया जाता है। NaOH धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन, कागज बनाने के लिए यूज किया जाता है। और Cl2 + NaOH विरंजक चूर्ण या घरेलू विरंजन, वस्त्र विंजन के लिए यूज किया जाता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, नोट्स आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हो। आगे चलते हैं विरंजक चूर्ण में। किस में चलते हैं? विरंजक चूर्ण में। तो बेटा जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब ये, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस की क्या करवाई जाती है? क्रिया करवाई जाती है, तो विरंजक चूर्ण बनता है। क्लोरीन गैस अभी ऊपर जब अपन ने वो बनाया था, क्या बनाया था? NaOH बनाया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहाँ क्लोरीन गैस बनी थी। उसी के भी क्रिया अगर अपन इससे करवा देंगे तो CaOCl2 बनता है। इसका उपयोग क्या है? विरंजक चूर्ण को बेटा सूती व लिनेन वस्त्र उद्योगों में किया जाता है, कागज की फैक्ट्री में किया जाता है, लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में किया जाता है और पीने के पानी में जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। अगला आता है बेटा बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा, 3 नाम है इसके। ये कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड लो, खाने का नमक लो, पानी लो, CO2 गैस लो, अमोनिया लो, इन सभी के अभिक्रिया करवा दो, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और एक बेकिंग सोडा बनेगा। ठीक है, बेकिंग सोडा होता है बेटा, ये खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। जब इसको गर्म करोगे ना बेटा, तो ये गर्म होते ही क्या बन जाएगा? Na2CO3 बन जाएगा, मतलब सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। इसका उपयोग क्या है? नाम ही खाने का सोडा है तो खाने में यूज करेंगे, लेकिन खाने में यूज कैसे करते हैं? बेकिंग पाउडर बनाकर। क्या बनाकर? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडे में थोड़ा टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। इसी की अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे ये मुलायम व स्पंजी हो जाती है। तो बेकिंग पाउडर मिलाते हैं बेटा, इससे क्या हो जाती है? चीज़ें क्रिस्पी और, है ना, क्या हो जाती है? मुलायम हो जाती है। जैसे केक बनता है, पाव बनते हैं, पकौड़ी बनती है तो पकौड़ी फूल जाती है, पुए फूल जाते हैं। किसकी वजह से? बेकिंग पाउडर की वजह से। किसकी वजह से? बेकिंग पाउडर की वजह से। ये एक एंटीसिडिक है। ये क्या है बेटा? एंटीसिड है। एंटीसिड का मतलब अगर कोई चींटी आपको काट ले, मधुमक्खी आपको काट ले, तो आप बेकिंग पाउडर लगा सकते हो, मीठा सोडा लगा सकते हो। ठीक है, इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, अगला आता है बेटा धोने का सोडा। अरे नाम ही धोने का सोडा है, धोने में काम आएगा। देखो धोने का सोडा कैसा बनता है? सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कर दो तो क्या बन जाएगा? धोने का सोडा बन जाएगा। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है, बोरेक्स बनाने में होता है, घरों में साफ सफाई में होता है और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है भाई? वही प्लास्टर जो हाथ टूटने पे बनता है, पैर टूटने पे बनता है, वही प्लास्टर है बेटा। ये देखो, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट
अर्धहाइड्रेट बनाता है, इसे ही क्या कहते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। समझो ये जिप्सम है, ये क्या है, जिप्सम। जब जिप्सम को अपन क्या करेंगे, जब जिप्सम को अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म। कितने केल्विन ताप पर, 373 केल्विन ताप पर। जब जिप्सम को, यह होता है जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O, जब इसको गर्म करेंगे 373 केल्विन ताप पर, तो ये टूट के CaSO4 आधा H2O, इसे ही अपन क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। ठीक है, उपयोग क्या है भाई, प्लास्टर बांधने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट के सामान बनाने में किया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, ठीक है। क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल का मतलब क्या है बेटा, जब किसी लवण के अंदर जल के अणु मिला दिए जाते हैं, लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ये समझो, जैसे कि मान लो ये Na2CO3 है। अब ये तो एक सूत्र है ना बेटा, ये इसके अंदर मैंने 10 जल के अणु मिला दिए, तो ये क्या हो गया, इसका क्रिस्टलन हो गया। क्या हो गया, क्रिस्टलन। और एक किसका सूत्र होता है बेटा, किसका, कपड़े धोने के सोडे का या धावन सोडे का सूत्र होता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो जैसे ये, इसमें क्रिस्टलन के जल कितने हैं, 5, इसमें कितने हैं, 10, और इसमें कितने हैं, 2 है। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। लो बाबू, बस इतना सा ही तो पढ़ना है बेटा इस चैप्टर के अंदर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से देखो। जब तक चैप्टर पूरा याद नहीं हो जाए वहाँ तक 1 बार 2 बार 3 बार देखते रहो, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात, ये चैप्टर मैंने रिवाइज करवा दिया, कंप्लीट 1 शॉट वीडियो था, लेकिन ये मत सोचना कि चैप्टर खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि जैसे ही 1 शॉट वीडियोज की सीरीज कंप्लीट होगी, 13 वीडियो होने के बाद में फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं एक और सीरीज स्टार्ट करूंगा। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा जो बोर्ड में छपेंगे। मैंने क्या कहा, बोर्ड में छपेंगे, ऐसे कैसे आएंगे। तो इसलिए एक बार ये अच्छे से तैयार कर लीजिए, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक और बार अपन प्रैक्टिस करेंगे इसी चैप्टर की और सभी चैप्टर की। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को दो कि आप 1-1.5 घंटे तक बैठ के पढ़ पाए, और नहीं पढ़ पाए तो बेटा जरूर पढ़ो, मेहनत करो और जुनून रखो कि हाँ हम 100 में 100 ला सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।